मार्केट जहां सब इक्वल होता है, सेम प्रोडक्ट सेम प्राइस, नो चीटिंग, वही होता है परफेक्ट कंपटीशन। वेलकम टू फिक्वी एजुकेशन। मैं रश्मि परिहार आपके लिए आज क्लास 12th का इकोनॉमिक्स लेकर आई हूँ, जिसका कि हम 4 लेसन पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है बाजार रूप पूर्ण प्रतिस्पर्धा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा क्या है, बाजार में इसका क्या किस तरह से ये कार्य करता है पूर्ण प्रतिस्पर्धा। तो देखिए, सबसे पहले हम पूर्ण प्रतिस्पर्धा परफेक्ट कंपटीशन, एक ऐसा बाजार जहां बहुत से विक्रेता और खरीदार होते हैं, सभी के पास समान जानकारी होती है। इस बाजार में कोई भी विक्रेता या खरीदार की किसी पर नियंत्रण नहीं रखता। मतलब एक ऐसा मार्केट जो हम पढ़ रहे हैं कि परफेक्ट कंपटीशन जहां होता है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा, कि एक ऐसा कंपटीशन, एक ऐसा बाजार जहां पर बहुत से विक्रेता भी होते हैं और खरीदार भी होते हैं। मतलब कि बेचने वाले भी होते हैं और खरीदने वाले भी होते हैं, क्रेता और विक्रेता, और सभी के पास समान जानकारी होती है और मार्केट की पूरी जानकारी सभी के पास समान रूप से होती है। कोई भी विक्रेता या खरीदार का किसी पर नियंत्रण नहीं रहता, कोई विक्रेता और विक्रेता का किसी पर नियंत्रण नहीं रहता है। कीमत पर नियंत्रण मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी क्रेता अपने हिसाब से मूल्य तय कर दे, उस पर कंट्रोल करे कि इतना ही प्राइस और नहीं हो। वो कोई भी विक्रेता या खरीदार कीमत पर नियंत्रण नहीं रखता, उसको कोई उसमें नियंत्रण नहीं रखता, कंट्रोल नहीं रहता है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा का मुख्य उद्देश्य, सब इसमें सभी को समान जानकारी रहती है, खरीदार होते हैं, विक्रेता होते हैं और सभी को बाजार की पूरी जानकारी होती है, और किसी का इस पर जो मूल्य कीमत तय होती है मार्केट में, उस पर किसी या तो ना तो विक्रेता को ना ही खरीदार का कोई नियंत्रण नहीं होता है, उस पर कंट्रोल नहीं होता है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मुक्त और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। मुक्त और निष्पक्ष हो, इसमें कोई भेदभाव की भावना नहीं हो। उपभोक्ता को उचित मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध, उपभोक्ता को हमेशा उचित मूल्य, जो मूल्य सही है, एक्चुअल में जिस वस्तु का जो प्राइस है उसी मूल्य पर उसको वस्तुएं उपलब्ध कराना। ठीक है। संसाधनों का कुशल आवंटन, ठीक है, संसाधन जो है उनका कुशल रूप से आवंटन हो, मतलब कि कुशलता से आवंटन किया जाए, कुशलता से उनको बांटा जाए, जिससे उनका उपयोग अच्छे से किया जा सके। पूर्ण प्रतिस्पर्धा के कुछ लक्षण है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा एक ऐसा बाजार है जिसमें इतनी अधिक प्रतिस्पर्धा होती है कि कोई भी क्रेता या विक्रेता स्वयं बाजार मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता है ना। यहाँ पे एक ऐसा बताया कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा एक ऐसा मार्केट होता है, एक ऐसा बाजार होता है कि इतनी अधिक इसमें प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है, कि कोई भी क्रेता या विक्रेता, खरीदने वाला या बेचने वाला, स्वयं बाजार मूल्य को प्रभावित नहीं करता है। बाजार मूल्य को प्रभावित नहीं करता है, जो बाजार की कीमत है वो प्रभावित नहीं कर सकता, ना तो एक क्रेता के बस में होता है और ना ही विक्रेता के अंडर में। इसके मुख्य लक्षण इस प्रकार है। बहुसंख्यक क्रेता और विक्रेता बाजार में बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं और विक्रेता होते हैं, मतलब कि क्रेता भी बहुत बड़ी संख्या में होते हैं और विक्रेता भी बहुत बड़ी संख्या, खरीदने वाला भी बहुत होता है, बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं, और बेचने वाला भी बहुत संख्या में होता है। प्रत्येक का योगदान कुल बाजार में इतना छोटा होता है कि वे व्यक्तिगत रूप से मूल्य पर असर नहीं डालते। अब होते तो बहुत सारे हैं इसमें, विक्रेता भी होते हैं, क्रेता भी होते हैं, लेकिन इनका इतना कंट्रोल नहीं रहता, ये किसी को मूल्य पर इनका कोई व्यक्तिगत नियंत्रण नहीं रहता है, व्यक्तिगत रूप से मूल्य पर कोई असर नहीं डाल सकते हैं। समान प्रकार का माल सभी विक्रेता एवं गुणवत्ता और प्रकार का माल बेचते हैं। अब सभी जो विक्रेता हैं वो कैसा माल बेचते हैं कि एक जैसी गुणवत्ता वाला होता है और एक प्रकार का माल होता है। अब देखिए, एक ही जैसी गुणवत्ता वाले सामान, एक ही प्रकार के माल, अगर हमें बहुत सारा मार्केट है और हर एक ही तरह के माल पूरी दुकानों में लगे हुए हैं, वो सारे विक्रेता एक ही तरह के माल बेच रहे, एक समान रूप से माल बेच रहे हैं, उसी तरह के फैब्रिक है, तो उसमें क्या को कंपटीशन की भावना होती है कि भाई जब क्रेता आएगा तो किसके पास खरीदेगा, भाई हमारे पास भी सेम सामान है, उसके पास भी सेम सामान है, तो यहाँ पे भाई फिर हम किससे परचेस करेंगे, कैसे खरीदेंगे, हमें कहाँ पे वो सामान हमारे अकॉर्डिंग मतलब कि हो जाएगा कि हम ले सकें, कि हमारे बजट में भी और हमें अच्छा लग रहा है, हम इसी दुकान से लें। तो जब समान रूप से सामान बेचे जाते हैं, एक ही क्वालिटी के बेचे जाते हैं, सब कुछ एक जैसा होता है, तो वहां पे जो है एक गुणवत्ता वाले होते हैं, सब में जो गुण होते हैं वो एक समान होते हैं, तो वहां पे कंपटीशन की भावना ज्यादा होती है। तो यहाँ पे जो समान प्रकार के माल भी बेचे जाते हैं, विक्रेता एक जैसे गुणवत्ता वाले और एक प्रकार के माल ही बेचते हैं। किसी भी वस्तु में गुणवत्ता या पैकिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। अब कोई भी कोई वस्तु है, उसकी ना तो गुणवत्ता और ना ही उसकी पैकिंग में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता, सब में समान रूप से ही उसको बनाया है और बेचा जाता है। ठीक है।
मूल्य पर नियंत्रण का अभाव, किसी भी एक विक्रेता या क्रेता के पास मूल्य निर्धारित करने की शक्ति नहीं होती है। मूल्य मांग और आपूर्ति के नियम से स्वतः तय होता है। देखिए, कोई मूल्य पर नियंत्रण का अभाव होता है, मतलब कि मूल्य पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है, किसी भी एक विक्रेता का और ना ही क्रेता के पास इस मूल्य निर्धारण की कोई शक्ति नहीं होती है। भाई शक्ति नहीं होती है कहने का मतलब ये कि कोई भी विक्रेता और क्रेता के पास इतनी शक्ति नहीं होती है, खुद ही मूल्य निर्धारण करे, कीमत का निर्धारण खुद ही करे, कीमत खुद ही तय करे, तो उनके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं होती है। अब मूल्य निर्धारित कैसे होता है? वस्तु की मांग और आपूर्ति के नियम से, है ना, कि वस्तु की डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी, उसके अकॉर्डिंग जो मूल्य है वो तय होता है, उसी के अकॉर्डिंग मूल्य को तय किया जाता है। तो यहाँ पे क्रेता और विक्रेता के बस में कुछ नहीं होता, उनके अंडर में कुछ नहीं होता कि वो मूल्य तय करेंगे, कीमत फिक्स करेंगे, ना उनके पास ऐसी कोई शक्ति होती है। मूल्य निर्धारित होते हैं मांग और पूर्ति के आधार पर। ठीक है, मुक्त प्रवेश और निर्गमन, बाजार में कोई भी फर्म आसानी से क्या कर सकती है? प्रवेश कर सकती है, एंटर कर सकती है और अपने अनुसार ही वो बाहर भी जा सकती है, बहिर्गमन भी कर सकती है। ठीक है, तो प्रवेश और निर्गमन, बाजार में कोई भी फर्म आसानी से प्रवेश कर सकती है और आवश्यकता पड़ने पर बिना किसी रुकावट से वह बाहर भी निकल सकती है ना। इसको बहिर्गमन भी बोलते हैं और बाहर निकल सकती है, दोनों चीजें बोल सकते हैं। इसको कभी कभी ऐसे बहिर्गमन भी बोला जाता है। ठीक है, तो कभी कभी होता है कि भाई निर्गमन है, प्रवेश है, बहिर्गमन है। तो बहिर्गमन मतलब बाहर जाना और प्रवेश मतलब अंदर आना। तो बाजार में कोई भी किसी भी स्वतंत्र है इस चीज के लिए, वो कभी भी प्रवेश कर सकता है और कभी भी बाजार से बाहर जा सकता है, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती है। पूर्ण ज्ञान, क्रेता और विक्रेता दोनों को वस्तु की कीमत और गुणवत्ता और बाजार की जो स्थिति है उसका पूरी जानकारी होती है कि वस्तु की कीमत क्या है, वस्तु की गुणवत्ता क्या है, वस्तु में क्या क्या गुण है, क्वालिटी कैसी है वस्तु की, और बाजार की क्या कंडीशन है, बाजार में क्या स्थिति है इस समय। तो वो सब जानकारी क्रेता और विक्रेता दोनों के पास ही होती है। परिवहन लागत का अभाव, वस्तु के परिवहन में कोई खर्च या समय का अंतर नहीं माना जाता है ना। वस्तुओं के में जो वस्तु होती है उसके परिवहन मतलब कि उसको ले आने ले जाने में जो खर्चा लगता है या समय का अंतर नहीं माना जाता है, इसलिए सभी स्थानों पर मूल्य एक समान रहता है। ठीक है, ये खर्चा या समय का अंतर नहीं लिया जाता है, इसीलिए जो मूल्य है वो सब समान रहते हैं सभी स्थानों पे। जितने भी स्थान है, जैसे परिवहन में ले जाते हैं ना सब वस्तुओं को, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो उसके खर्चे या समय का कोई अंतर नहीं माना जाता है, इसलिए जो सभी स्थानों पर मूल्य कैसे रहते हैं? समान रहते हैं। मूल्य स्वीकारक, प्राइस टेकर, विक्रेता और क्रेता दोनों बाजार द्वारा निर्धारित मूल्य को ही स्वीकार करते हैं, वे इसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो क्रेता होते हैं खरीदने वाले और जो विक्रेता होते हैं वो कोई भी जो दोनों बाजार द्वारा निर्धारित जो मूल्य है उनको स्वीकार करना ही पड़ता है। उसे भी ऐसा नहीं कह सकते कि हम नहीं स्वीकार करेंगे, हम इस चीज को नहीं मानते, हम इस कीमत को नहीं मानते, तो उन्हें इस चीज को स्वीकार करना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी हम इसमें देखते हैं, अभी हमने देखा थोड़ा इंट्रोडक्शन, अब हम इसके अंदर देखते हैं रेवेन्यू, संप्राप्ति और आगम, इनकम। ठीक है, तो इसमें चलिए हम देखते हैं कि संप्राप्ति, रेवेन्यू एवं आगम का परिचय क्या है। पहले हम ये देख लेते हैं कि अर्थशास्त्र में संप्राप्ति और आगम जो दो अलग लेकिन आपस में संबंधित अवधारणाएं, दोनों चीजें अलग है पर आपस में दोनों की अलग अलग जो अवधारणाएं है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं और किस प्रकार से वो एक दूसरे से संबंधित है। संप्राप्ति, रेवेन्यू, परिभाषा इसकी क्या है? देखिए डेफिनेशन देखते हैं कि किसी उत्पाद को वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री से प्राप्त कुल धनराशि को संप्राप्ति कहते हैं। अब देखिए कोई उत्पादक है, किसी ने वस्तुओं का बेचा है और वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री की है, अगर बेचने पर, बिक्री करने पर उसे जो धनराशि प्राप्त होती है ना, जो पैसे मिलते हैं, वो होता है संप्राप्ति। ठीक है, जैसे नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा, नाम से ही डिक्लेयर हो रहा है कि संप्राप्ति क्या है, कोई चीज प्राप्त हो रही है हमें। ठीक है, तो किसी उत्पादक को वस्तु या सेवाओं की बिक्री करने से, बेचने से जो भी धनराशि प्राप्त होती है, जो पैसे मिलते हैं, वही होती है संप्राप्ति। ठीक है, स्रोत केवल बिक्री से प्राप्त धन, केवल जो बिक्री से प्राप्त, जो उन्होंने वस्तुओं और सेवाओं को विक्रय किया है, बेचा, उससे जो प्राप्त धन होता है वह स्रोत। सूत्र हम देख लेते हैं इसका, थोड़ा फॉर्मूला, टी आर बराबर पी क्यू, टी आर इज इक्वल टू पी क्यू, जहां पे क्या है, पी प्रति इकाई मूल्य है और क्यू क्यू बेची गई मात्रा है। पी क्या है? प्रति इकाई प्राइस है, मूल्य है, और जो क्यू क्यू वो बेची गई मात्रा दर्शाता है। अब इस प्रकार क्या है, कुल प्राप्ति
टोटल रेवेन्यू और औसत प्राप्ति। संप्राप्ति के प्रकार क्या है, तो यहाँ पे ये प्रकार है कि कुल प्राप्ति टोटल रेवेन्यू और टीआर, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है टीआर, औसत प्राप्ति एवरेज रेवेन्यू, टीआर इसका शॉर्ट फॉर्म है एआर संप्राप्ति, और एक होता है मार्जिनल रेवेन्यू जो है एमआर। ठीक है, इसको हम तो कई बार पढ़ चुके हैं, बस यहाँ पे चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं। उत्पाद था, प्रोडक्शन था, अब यहाँ पे हम औसत प्राप्ति पढ़ रहे हैं, तो टोटल रेवेन्यू हो गया, एवरेज रेवेन्यू हो गया, और यहाँ पे मार्जिनल। ठीक है, तो सीमा क्या हुआ यहाँ पे, और औसत, कुल प्राप्ति, औसत प्राप्ति और सीमांत प्राप्ति। ठीक है, तीनों चीज ये आपको अच्छे से याद रखना है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में संप्राप्ति, रेवेन्यू इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में सभी फर्म मूल्य स्वीकारक प्राइस टेकर होती हैं, यानी वे बाजार द्वारा तय मूल्य को मानकर वस्तु को बेचती हैं। अब क्या होता है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा में जो संप्राप्ति कैसे प्राप्त होती है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा सभी फर्में जो है मूल्य स्वीकारक होती है, उनको प्राइस स्वीकारना ही पड़ता है, मूल्य को स्वीकारना ही पड़ता है, यानी वे बाजार द्वारा जो मूल्य तय किया गया है उसको उनको मानकर चलना पड़ता है और उसी प्रकार उनको बेचना पड़ता है। इस कारण औसत प्राप्ति ए आर, सीमांत प्राप्ति एम आर और मूल्य प्राइस तीनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो इनका जो औसत प्राप्ति होती है ए आर एवरेज रेवेन्यू, और सीमांत प्राप्ति एम आर मार्जिनल रेवेन्यू, और जो मूल्य होता है प्राइस पी से, तीनों क्या होते हैं बराबर होते हैं, समान होते हैं। अब कुल प्राप्ति टोटल रेवेन्यू टी आर सूत्र जो है हमने देखा था, टी आर पी गुणे इंटू क्यू, ठीक है, टी आर बराबर पी इंटू क्यू, क्योंकि मूल्य पी स्थिर है इसलिए टी आर उत्पादन की मात्रा बढ़ने के साथ सीधी रेखा की तरफ बढ़ता है। औसत प्राप्ति हमने देखा कि ए आर है, यहाँ पे सूत्र इसका क्या है, ए आर बराबर टी आर क्यू। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में ए आर को ए आर बराबर पी होता है। ठीक है, अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था, जब हमने यहाँ पे देखा कि क्या होता है कि ये बराबर होते हैं, मूल्य ए आर एम आर और मूल्य तीनों क्या होते हैं बराबर होते हैं। ठीक है, सीमांत प्राप्ति मार्जिनल जो है एम आर डेल्टा टी आर और फिर डेल्टा क्यू, क्योंकि मूल्य हर इकाई पर समान होता है इसलिए एम आर बराबर ए आर बराबर पी, इसलिए क्या बोला गया एम आर बराबर ए आर बराबर पी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मूल्य कैसा है समान है, जो कि अभी हमने देखा है लास्ट में। अभी हम देखते हैं ग्राफिक स्थिति जो होती है टी आर वक्र की, वो कैसे होगी, मूल्य बिंदु से शुरू होकर सीधी रेखा के रूप में ऊपर की ओर जाता है और ए आर एम आर वक्र एक दूसरे पर ओवरलैप करते हुए क्षैतिज हॉरिजॉन्टल रेखा के रूप में रहते हैं, जो मूल्य पी को दर्शाती है। किसको दर्शाती है, पी को दर्शाती है। परिचय सब संप्राप्ति एवं आगम अर्थशास्त्र में किसी भी उत्पादक की आर्थिक गतिविधियों का मूल्यांकन मुख्य रूप से दो आधारों पर किया जाता है, एक संप्राप्ति के रूप में और एक आगम के रूप में। ठीक है, संप्राप्ति से अभिप्राय उस कुल धनराशि से है जो कि सेवाओं की बिक्री से प्राप्त होता है। संप्राप्ति का हमने देख लिया था, यह केवल व्यापारिक लेन देन से संबंधित होती है। उदाहरण के लिए देख, किसान गेहूं 20 प्रति किलो की दर से 100 किलो की बेचता है तो उसकी कुल संप्राप्ति होगी। मान लीजिए कि कोई किसान है वो गेहूं को 20 रुपए प्रति किलो की दर से बेचता है, तो 100 किलो बेचता है तो उसकी जो कुल प्राप्त मिलेगा उसे जो उसको इनकम मिलेगी वह उसकी संप्राप्ति होगी। टी आर बराबर 20 गुणे 100, यहाँ पे देखा आपने कि 20 इंटू 100 और इसका जो हो गया कितना हो गया 2000। टी आर बराबर ये सेम है ना, तो इसका हमने इसमें इंटू किया तो कितना हो गया 2000, तो इतना उसको संप्राप्ति प्राप्त हुई। अब इसकी अवधारणा में अर्थशास्त्र में संप्राप्ति तात्पर्य उस कुल धनराशि जो किसी उत्पादक या वस्तुओं की सेवाओं से बिक्री से प्राप्त होती है, केवल व्यवसायिक लेन देन तक सीमित नहीं होती, मूल्य विक्रय की गई मात्रा पर भी निर्भर होती है। देखिए, अर्थशास्त्र में संप्राप्ति से तात्पर्य क्या होता है कि जो कुल धनराशि उसको प्राप्त होती है किसी वस्तु को बेचने पर, वस्तु या सेवाओं को बेचने पर, यह व्यवसायिक लेन देन तक सीमित ही होती है और मूल्य व विक्रय की गई मात्रा पर निर्भर होती है कि कितनी मात्रा उसने बेची है और कितनी कीमत पर बेची है। ठीक है, केवल बिक्री से प्राप्त धन सूत्र मुख्य जो इसके बिंदु है टी आर बराबर पी गुणे क्यू, टी आर बराबर पी गुणे क्यू। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है ये 3 रूप होते हैं, कुल प्राप्ति टी आर टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और सीमांत प्राप्ति मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू।
अब हमें थोड़ा सा आगम को देखते हैं। अभी हमने यहाँ पे संप्राप्ति देखा, संप्राप्ति का हमने अच्छे से मतलब ये समझ लिया कि किसी भी वस्तु को या सेवा को बेचने पर जो हमें धनराशि प्राप्त होती है, जो हमें पैसे मिलते हैं, वो होती है संप्राप्ति। ठीक है, अब संप्राप्ति को हमने देखा कि कुल प्राप्ति कितना हुआ, एवरेज रेवेन्यू कितना प्राप्त हो, और सीमांत। ठीक है, तीनों रूप में हमने देखा। आगम क्या होता है, इनकम। आगम का आशय है किसी व्यक्ति या फर्म को एक निश्चित अवधि में, यहाँ पे क्या बात हो रही है, निश्चित अवधि, निश्चित अवधि में जैसे 1 माह या 1 वर्ष में सभी स्रोतों से प्राप्त कुल धनराशि। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक टाइम फिक्स कर दिया कि एक निश्चित अवधि, फिक्स टाइम में, जैसे कि मान लीजिए 1 महीना भी हो जाए, 1 वर्ष भी हो जाए, 1 साल भी हो जाए, मैं सभी स्रोतों से, जितने भी स्रोत हैं जो उसके आय के, अपने इनकम प्राप्त करने के, जिस जिस तरीकों से वो स्रोत, जो जो उसके लिए स्रोत हैं आय के, इनकम, पैसे कमाने के, है ना, तो उनसे जो प्राप्त कुल धनराशि है, ये केवल बिक्री तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें वेतन, ब्याज, किराया और लाभांश आदि भी शामिल होते हैं। देखिए, इसमें ये नहीं कि बेचने पर ही जो प्राप्त होता है वही बस, इसमें क्या क्या शामिल है कि वेतन भी शामिल है, ब्याज भी जो मिलता है, इंटरेस्ट जो मिलता है वो भी शामिल है, किराया जो मिलता है वो भी शामिल है, तो और लाभ जो प्राप्त होता है वो भी शामिल है, तो ये आगम के अंतर्गत शामिल है। सारांश देखते हैं कि संप्राप्ति केवल बिक्री से संबंधित होती है, आगम सभी आर्थिक स्रोतों से होने वाली कुल प्राप्ति। देखिए, हमने देखा कि जो बेचने से प्राप्त होता है वो संप्राप्ति है, लेकिन जो आगम में हमने देखा कि वेतन भी आ गया, ब्याज भी आ गया, किराया जो हमें मिल रहा है, हमने जो ब्याज के रूप में पैसे दिए हैं तो उससे जो ब्याज प्राप्त हो रही वो भी है, वेतन जो मिल रही है, पैसे जो आपको सैलरी मिल रही है वो भी, और लाभ जो प्राप्त हो रहा है वो सब आगम के अंतर्गत आते हैं। लेकिन संप्राप्ति में हमने देखा कि जब वस्तु या सेवाओं को बेचने पर जितनी धनराशि मिलती है वो संप्राप्ति होती है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें क्लियर हैं। आगम से किसी व्यक्ति, परिवार या फर्म को एक निश्चित अवधि में सभी स्रोतों से जब, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई फैमिली है, परिवार है, या कोई फर्म है, तो अगर एक निश्चित अवधि में सभी स्रोत जो है उसके पास आय कमाने के, उससे जो प्राप्त धनराशि है वही होती है आगम। ये केवल बिक्री से नहीं बल्कि ब्याज, वेतन, किराया, लाभांश अन्य स्रोतों से भी इसमें शामिल है। मुख्य सभी आर्थिक स्रोतों से प्राप्त कुल धन जो मुख्य बिंदु है इसके, इसमें व्यापारिक लाभ के साथ साथ गैर व्यापारिक आय भी शामिल होती है ना। इसमें व्यापारिक लाभ तो शामिल ही होते हैं, इसमें गैर व्यापारिक आय भी शामिल होती है। ये व्यक्तिगत, राष्ट्रीय और निवेश स्तर पर मापी जाती है। ये व्यक्तिगत रूप में भी मापी जा सकती है, नेशनल रूप में भी, राष्ट्रीय रूप में भी, और निवेश के स्तर पर, क्या निवेश के स्तर पर मापी जाती है। मुख्य अंतर देखें कि अगर हम संक्षेप में देखें तो संप्राप्ति आगम स्रोत केवल बिक्री से सभी आर्थिक स्रोतों से, दायरा संकीर्ण होता है, मतलब छोटा होता है ना। व्यापक उद्देश्य उत्पादन और विक्रय का मापन, आर्थिक स्थिति का आकलन। अब देखिए, संप्राप्ति का जो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसका जो आर्थिक स्रोत है और इसका जो दायरा है वो संकीर्ण है, छोटा है। अब इसका उद्देश्य क्या है कि उत्पादन और विक्रय का मापन, आर्थिक स्थिति का आकलन करना, है ना। एक तो उत्पादन और विक्रय का मापन करना, आर्थिक स्थिति का आकलन करना। तो दो चीज हो गई इसमें कि एक तो हमने यहाँ पे देखा कि उत्पादन व विक्रय का भी मापन किया जा रहा है और आर्थिक स्थिति जो है उसका भी आकलन हो रहा है। तो हम यहाँ पे हमने देखा कि संप्राप्ति क्या होती है और आगम क्या होता है। संप्राप्ति में क्या, किस प्रकार से हमें क्या प्राप्त होता है, और आगम में हमें क्या प्राप्त होता है। संप्राप्ति में हमने देखा कि जब हम किसी वस्तु या सेवाओं का विक्रय करते हैं, बेचते हैं, तो जो उससे धनराशि प्राप्त होती है वो संप्राप्ति होती है। हमने 3 देखा कि भाई टोटल और एवरेज और मार्जिनल, तीनों रूप में देखा। और आगम जो है वो किसी निश्चित अवधि में, 1 महीने का समय लीजिए, 1 वर्ष का समय ले लीजिए, उसके दौरान जो भी उसे राशि प्राप्त होती है, ब्याज के रूप में, वेतन के रूप में, किराए के रूप में, लाभांश के रूप में, और अन्य आय स्रोत, के पास बहुत सारे जितने भी स्रोत हैं आय कमाने, उनसे प्राप्त जितनी भी धनराशि है वो सब इसमें शामिल है। तो आज का ये टॉपिक हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। परफेक्ट कंपटीशन एक आइडियल मार्केट है ना, जहां पर ना कोई सेलर डोमिनेट करे और ना ही कोई बायर कंफ्यूज हो। तो आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा? अगर टॉपिक अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए फ्यूकी एजुकेशन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।